फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे पलायन की समस्या भारी, प्रवासियों को बुलाने की तैयारी की। राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड प्रदेश सरकार राज्योत्सव मना रही है। इन 25 सालों में प्रदेश को क्या मिला, क्या कुछ भविष्य में राज्य हित के लिए कार्य किए जाएं, उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 2 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया। सभी सदस्यों की विशेष सत्र को लेकर उत्सुकता देखते हुए सत्र को 2 दिन की जगह 3 दिन भी कर दिया गया, जो कि पहली बार देखने को मिला है। वहीं तीसरे दिन के सत्र में भले ही सभी विधायकों व सदस्यों की उत्सुकता देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे सत्र का तीसरा दिन आत्ममंथन की जगह प्रदेश के कई गंभीर मुद्दों पर आंकड़ा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर अस्थायी राजधानी, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही पलायन जैसे मुद्दों को उठाकर जमकर बवाल काटा। विपक्ष ने पलायन और मूल निवास को लेकर प्रदेश की बड़ी समस्या बताया। सत्ता दल की माने तो राज्य बनने के बाद पहली सरकार ने मूल निवास को तय ही नहीं किया, जिसके कारण असली मूल निवासियों को ढूंढना मुश्किल हो गया। साथ ही जो हक वास्तव में मूल निवासियों को मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन 2025 में रजत जयंती उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश के 11 राज्यों से करीब 199 प्रवासी शामिल हुए हैं। सम्मेलन में तमाम सत्रों के जरिए अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ उत्तराखंड, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू लाइवलीहुड इन उत्तराखंड हिल्स, पब्लिक हेल्थ चैलेंज विषय शामिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन सभी प्रवासियों ने अपने राज्यों से दूर रहकर उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखा है। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार प्रदेश के 25 साल पूरे होने पर प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन भी प्रदेश भर में आयोजित कर रही है, लेकिन बावजूद उसके पलायन का असली कारण क्या है, ये विचारना होगा। ऐसे में बीते विधानसभा सत्र में पलायन का मुद्दा भी जमकर चर्चाओं में रहा। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। यह वर्ष हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत उत्सव यहाँ 25 साल का कालखंड पूरा होने के अवसर पर रजत जयंती का वर्ष है। और ये पिछले वर्ष से हमने पूरे देश भर के और दुनिया के जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, वो सब भी अपने पैतृक स्थानों से जुड़े, अपने पूर्वजों की मिट्टी से जुड़े, अपने पूर्वजों के स्थानों के विकास के लिए अपना योगदान दें, उनके सुझाव लें और राज्य स्थापना में पलायन होना जो है एक्चुअली पलायन नहीं है। देखा जाए तो अपने रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं और बच्चों का फ्यूचर, भविष्य के लिए जा रहे हैं लोग। हमारे गढ़वाल में क्या है कि देखो, मैंने भी पढ़ाई की है, 4th स्टैंडर्ड तक मैं भी गढ़वाल में पढ़ा हूँ, लेकिन जो होना चाहिए हायर एजुकेशन, वो सुविधा अभी तक मुहैया नहीं हो पा रही है। बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है मैं बहुत आभारी हूँ। इस पहल की वजह से ही मैं जुड़ी हूँ। मतलब जुड़ी तो पहले से थी, मैं आती थी हर बार, कुछ ना कुछ करती थी, लेकिन मेरे को एक ठोस वो मिल गया कि मैंने अपने गांव को अडॉप्ट किया। तो ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत सारे जितने भी प्रवासी आए हैं वो यही कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने जवाब दे दिया। एक सवाल, एक बड़ा सवाल है, मूल निवास का प्रश्न है। मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट है जिसका मूल निवास तय नहीं है। मैं तो चेयरमैन में रहा 96 में, तब तो यूपी में था। क्यों भाई साहब, सभासद रहा 88-89 में, तब मैं यूपी में था। हम निवास प्रमाण पत्र बनाते थे, लेकिन मूल निवास नहीं बनता था। मूल निवासी को ही बनता था। लेकिन राज्य बनने के बाद जो पहली सरकार आई जिसको मूल निवास तय करना था, जो पहाड़ पर विधायक बनता है वो पहाड़ पर रहना नहीं चाहता है। पहली बात तो विधायक वही बनते हैं जिनके मकान मैदानों में है, जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पहले से अरे गरे काम थे। उन्हीं की वाइफ ज्यादातर टीचर है, वो देहरादून में अटैच है या हल्द्वानी में अटैच है। सभा में आप इन सब मुद्दों पर बात करते। 25 साल जो बीत गए उस पर तो सब बात कर रहे थे। कोई कह रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से मिला है, कोई किसी कांड को याद कर रहा था, कोई ताने दे रहा था, कोई मुलायम सिंह को गाली दे रहा था, तो कोई नरसिम्हा राव जी को गाली दे रहा था।
लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था कि अगले 25 साल हम उत्तराखंड को कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, जब राज्य बना था तो निश्चित रूप से अनेक कठिनाइयां पर्वतीय क्षेत्र में थी और आज तब से लेकर के अब तक हम 25 वर्षों में देखते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर सड़कें नहीं थी वहाँ पर सड़कें पहुँच चुकी है, जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं थे वहाँ पर हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर डॉक्टर नहीं जाते थे आज वहाँ पर डॉक्टर जाने की स्थिति में है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं आरपी रतोड़ी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पंकज छेत्री, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से, कैलाश देवरानी, अध्यक्ष यूएसएसएम की ओर से, और आगे कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आरपी रतोड़ी साहब के साथ में। 25 साल बाद भी आखिर क्यों पहाड़ खाली है? पलायन की समस्या जस की तस है। हम लगातार रजत जयंती शुरू होने के बाद उन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो उत्तराखंड जिस वक्त बना था, जब उसका गठन हुआ था, उस समय भी थी, और बड़े शर्म की बात है कि अब तक उनका निदान नहीं हो सका। पलायन की समस्या प्रदेश में आज से नहीं, बहुत पहले से है, लेकिन अब तक चीजें आखिर साफ क्यों नहीं हो पाई हैं? निश्चित तौर पर पलायन, जो अभी आपने सुना भी होगा मेरे प्रवासी भाई से, कि रोजी रोटी के लिए पहले शुरुआती दौर पर पलायन का एक व्यवस्था होती थी कि अपने काम धाम के लिए वो जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने अब एक नया जो कोशिश की है कि हम जितने भी हमारे बाहर प्रवासी भाई लोग हैं, पिछले 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि वो अपने गांव की तरफ आए, अपनी गांव की तरफ लौटे, और उसका लाभ भी हुआ। ऐसा नहीं है, आपने अभी जगह जगह पर हमारे स्टे होम खुल रहे हैं, और आपने बगीचे देखे होंगे कि हमारे एक बहुत बड़े नेगी साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा बगीचा कीवी का डेवलप किया। इस तरह कई लोग हैं कि जो रिवर्स पलायन के लिए आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है सर, माफी चाहते हैं, रतोड़ी साहब आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस बीच हमीरपुर से सामने आ रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से हम बता रहे हैं। बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया, प्रदर्शन किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की बात सामने आई है। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, पूरी जानकारी क्या है? 3 युवकों की मौत होने की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हमीरपुर जनपद के राठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले स्टेट हाईवे में आज अचानक ही हड़कंप मच गया, जिस वक्त एक डीसीएम ट्रक ने, तेज रफ्तार डीसीएम ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। वहीं जो तीनों युवक हैं, टक्कर के बाद, हादसे के बाद वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं, जिससे आक्रोशित होकर तो जो तमाम ग्रामीण हैं वो उस जगह मौके पर पहुंचते हैं और हंगामा करने लगते हैं। वहीं कुछ ग्रामीण गुस्से में आकर उस डीसीएम ट्रक के ऊपर पत्थरबाजी भी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद एक भारी पुलिस बल वहां तैनात कर दिया जाता है। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद भी जो ग्रामीण है वो पुलिस को सुनने को तैयार नहीं थे, और लगातार ही जो गांव की भीड़ है, ग्रामीण है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए जो राठ एसडीएम और आरटीओ है वो भी मौके पर पहुंचे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। और वहीं अब कई हद तक कहा जा सकता है कि जो जाम है उसको खुलवाया गया है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जहाँ एक और सड़क सुरक्षा जैसे अभियान, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं,
तो ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं पूरे दावों को फेल करती हुई नजर आती है कि जनपद में किसी भी तरह से कोई भी सड़क सुरक्षा जो अभियान चलाया जा रहा है वो कहीं भी कारगर साबित नहीं हो रहा है। जी शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रतोड़ी साहब, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। हाँ, देखिए आपने अभी जो समाचार दिखाया तो बड़ा दुखद था। अब मेरा ये कहना है कि सरकार निश्चित तौर पर प्रयासरत है। अब ये आप देखेंगे कि जब उत्तराखंड बना था तो हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं कितने अस्पताल थे, कितने हमारे पास विद्यालय थे, कितने पॉलिटेक्निक थे, कितने ITI थे और आज कितने हैं। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि हमने इन 25 सालों में नौजवान होने के साथ साथ हमने कोई विकास नहीं किया। अब ये सर्वसंपन्न तो अभी समय लगेगा। तो सर्वसंपन्न तो वो राज्य भी नहीं है अभी जो जिनका गठन सन 60 में हो चुका था। ये जिस तरह से हमारी अपेक्षाएं हमारे राज्य आंदोलनकारी भाइयों ने जिन्होंने अपनी शहादत भी दी, उनके सपने जिन वजह से उत्तराखंड राज्य बनाने का उनका सपना था, निश्चित तौर पर अभी पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम स्वास्थ्य सेवाओं को, जहां हमारे पास जब राज्य बना था तो हमारे पास कितने स्वास्थ्य केंद्र थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने हमारे पास जिला अस्पताल थे। आज हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे। ये अब धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो गंभीर है युवाओं की चिंता के लिए, उन्होंने अभी पिछले अपने कार्यकाल में 26,000 लोगों को युवाओं को रोजगार देने का काम किया। अभी और आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा नहीं कि अभी हम नौजवान होने की तरफ है। आवश्यकताएं बढ़ेंगी लेकिन समाधान भी बढ़ेगा। और प्रवासी भाइयों को इसीलिए आकर्षित करने के लिए लगातार, मैं परसों प्रवासी सम्मेलन में स्वयं उपस्थित था, तो जहां हमारे उत्तराखंड के राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी वो भी उसमें शिरकत कर रहे थे। ऐसे बहुत से बॉलीवुड के लोग हैं, कई हमारे पंजाब से, हमारे मध्य प्रदेश से, हमारे बॉम्बे से, साउथ से तमाम प्रवासी लोग आए थे और उनका आकर्षण अपने गांव को गोद लेने का और अपने गांव को विकास करने का जो संकल्प ले रहे हैं, वो निश्चित तौर पर ये पहल जो हमारे मुख्यमंत्री जी की वो कामयाब होगी और आगे बढ़ेगी। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंकज छेत्री जी हैं। पंकज जी, ये समस्या जस की तस क्यों बरकरार है? और सिर्फ ये समस्या ही नहीं, हम मतलब जब से रजत जयंती का उत्सव प्रदेश में शुरू हुआ, हम अलग अलग दिन उन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो मुद्दे प्रदेश के साथ शुरू से जुड़े रहे हैं। उसमें पलायन भी है, उसमें बेरोजगारी भी है, उसमें कल हमने चर्चा की स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर। आज तक इन किसी भी समस्या का क्या संपूर्ण समाधान हो सका है? एक तरफ प्रदेश में नई नई चीजें होने के दावे किए जाते हैं, हाईटेक की होने की बात की जाती है, लेकिन पलायन अभी भी जारी है। क्यों आखिर प्रदेश के लोगों को? और मुझे लगता है ये दो समस्याएं, पलायन और बेरोजगारी, एक जुड़ी हुई समस्या है। अगर बेरोजगारी दूर होती है तो पलायन खुद ब खुद प्रदेश से दूर हो जाएगा, लेकिन उस ओर आखिर काम क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो जो पलायन का मुख्य जो समस्या है वो है मूलभूत सुविधा। और मूलभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी, भोजन, सड़क, और इसके बाद जो दूसरी स्तर की समस्या है वो चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पिछली भी सरकार में और इस सरकार में भी पूर्ण बहुमत का जो है आशीर्वाद मिला है जनता से, और जिस प्रकार से काम करना चाहिए था उस प्रकार से काम बीजेपी ने न करके केवल अपने प्रचार प्रसार पे ही
हजारों करोड़ रुपए फूकने का काम किया है। अपने आप मुख्यमंत्री जी अपनी ब्रांडिंग करने में हजारों करोड़ रुपए फूक रहे हैं। और अभी भी जिस प्रकार से रजत जयंती का जो है मनाकर ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी सरकार में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर दी है, तो ये केवल अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाली बात है। अभी तक आप सोचिए, जो पलायन आयोग है वो 2017 में बना था। पलायन आयोग पर ही कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और पलायन आयोग ने कितनी रिपोर्टें दी हैं, सिफारिशें की हैं, और उसका क्या हुआ आज तक ये किसी को नहीं पता। और मैं तो समझता हूं कि पलायन आयोग में कौन है ये भी नहीं पता है किसी को। और पलायन आयोग कहां पर बना है, किसके घर पर बना है, उस पर कितने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं हर वर्ष, केवल अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए गाड़ी घोड़ा चपरासी टाइपिस्ट और उत्तराखंड के पैसों को घाम लगाने वाली बात है। नहीं तो जो स्थिति है, आप बताइए, लाखों लोग पलायन कर रहे हैं और आप केवल और जनप्रतिनिधि भी, जो विधानसभा में भी बात उठी थी ये बात कि जो पहाड़ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी पलायन कर रहे हैं। वो भी जब बनते हैं तो यही नीचे देहरादून में घर ले लेते हैं। और उससे दूसरा जो बड़ी बात निकल के आई थी कि जैसे आप शिक्षक भेज रहे हैं, तो शिक्षक में आप देखिए कितना सुगम दुर्गम करके कितना पहाड़ के साथ भेदभाव किया गया है। जैसे जो लोग पहाड़ में हैं, आप उनके लिए उचित व्यवस्था कीजिए, डॉक्टरों के लिए एक उचित व्यवस्था कीजिए, उनके रहने सहने की, उनकी सैलरी, उनका भत्ता, उसी प्रकार शिक्षकों का भी, उसी प्रकार अन्य संसाधन भी मुहैया कराइए। और जो सबसे बड़ा जो पहाड़ में उद्योग हो सकता है, जो पहाड़ में उत्तराखंड का जो सबसे ज्यादा जो हिमाचल की तर्ज पे हमें काम करना चाहिए, वो उद्यान पे करना चाहिए और कृषि पे करना चाहिए। जो माइक्रो लेवल की जो कृषि होती है उस पे काम करना चाहिए, उद्यान पे काम करना चाहिए, औषधि पे काम करना चाहिए, डेयरियों पे काम करना चाहिए। परंतु सरकार केवल हजारों करोड़ रुपए अपनी ब्रांडिंग के फूक रही है और उत्तराखंड का विकास कुछ नहीं हो रहा है। और इसीलिए रजत जयंती जैसे समारोह में भी इनको प्रवासी भारतीयों को बुलाकर बोलना पड़ रहा है कि यहाँ निवेश करिए, आइए। या पिछली बारी कितने सारे, अभी तक भाजपा की सरकार ने 3 इन्वेस्टर समिट लगा दिए हैं। उस इन्वेस्टर समिट का आज तक क्या हुआ किसी को नहीं पता। इससे पहले वाले मुख्यमंत्री भी ढोल पीटते थे कि हम 2 लाख करोड़ रुपए ले आए हैं, अभी वाले फिर बोलने लगे 3 लाख करोड़ लिया है। इस बार तो हद ही हो गई, कह रहे 4.5 लाख करोड़ रुपए का हमने एमओयू साइन कर लिया है। और उस एमओयू का क्या हुआ किसी को नहीं पता आज तक। 2023 में मैं मुख्यमंत्री जी का पुराना इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे 2025 तक हम जो है उत्तराखंड को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाएंगे, जब हम रजत जयंती मना रहे होंगे तो उत्तराखंड किसी मुकाम पर पहुंचा होगा। परंतु उत्तराखंड आज उससे भी बदतर हो गया है। हर विभाग में रिश्वतखोरी है, केवल मुख्यमंत्री जी का ध्यान खनन और शराब की तरफ है। तीसरा, कोई किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है और इसका खामियाजा उत्तराखंड की जनता को उठाना पड़ रहा है। और जो हमारे जनपद हैं सारे पहाड़ी राज्यों के, उनको उठाना पड़ रहा है। और देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार जैसी जगहों पर बहुत ज्यादा लोड हो रहा है। आप देखेंगे किस प्रकार से ट्रैफिक की व्यवस्था हो गई है, अनियंत्रित किस प्रकार से। जब सब लोग पलायन करेंगे तो यही स्थिति होगी। तो मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से ये ड्रामा किया जा रहा है, ये ड्रामा ना करके धरातल पे यदि काम करते तो बहुत कुछ होता। अभी तक जो पुरानी सरकारों ने, जैसे अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में जो काम हुआ था उसका क्रेडिट आज तक ये ले रहे हैं। हरीश रावत जी की सरकार में जो काम हुआ था, आज तक जो कोदा जंगोरा की बात वो करते हैं, वो कृषि की बात करते हैं, वो तमाम चीज जो योजना थी वो आज तक ये आगे नहीं ले जा पाए हैं। और प्रवासी सम्मेलन, कभी एनआरआई सम्मेलन, कभी इन्वेस्टर समिट, बस ये करके ड्रामे करते हैं, जो कि बहुत दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस समय हमने जो 25 साल में खोया पाया है, उसके अलावा आगे हम कहां जा रहे हैं इस बारे में भी चिंतन हो, और जो फिजूल के खर्चे हो रहे हैं उस पर नियंत्रण हो। फिजूल के खर्चे हजारों करोड़ रुपए आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फूक रहे हैं,
जो कि बहुत गलत है। और जहां तक बड़े भाई आदरणीय रतूड़ी साहब ने बोला, मैं उनसे माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं कि कम से कम 50 से ज्यादा आईटीआई बंद होने की कगार पर हैं और कई तो बंद हो चुके हैं। हम कैसी बात कर रहे हैं कि हम कहां ले जाएंगे अपने प्रदेश को? तो बहुत चिंतन करना पड़ेगा, बहुत मनन करना पड़ेगा और धरातल पे काम करना पड़ेगा। गरिमा जी, ठीक है, हमारे साथ में अध्यक्ष यूएसएसएम की ओर से कैलाश देवरानी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, लगातार आप युवाओं के हित की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश अगर सिर्फ बेरोजगारी की समस्या को दूर करते प्रदेश की सरकार, तो कहीं ना कहीं जो युवा बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर, जो युवा पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में या अन्य जगहों पर, उन सब की समस्या हल हो जाएगी और एक समस्या से कई सारे लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन अब तक कुछ ऐसा क्यों नहीं किया गया? बड़े बड़े इवेंट्स हुए, बड़े बड़े समिट्स हुए, हम सब ने देखा, और हजारों लोगों को रोजगार देने के दावे भी हुए, लेकिन फिर ये समस्याएं जस की तस कैसे बरकरार हैं आज भी, और कब तक इससे राहत मिलेगी? कोई उम्मीद क्या नजर आती है प्रदेश की जनता को? जय हिंद गरिमा जी। देखिए, सब कुछ संभव है, लेकिन राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो बहुत जरूरी है। उत्तराखंड आज अपने 25वें वर्ष के यूएन की दहलीज पर खड़ा है और उत्तराखंड की जो सरकार है ढोल नगाड़े बजा रही है, अपने गुणगान में व्यस्त है। पर अगर चमकदार मंचों और सरकारी विज्ञापनों के पीछे हम झांकते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ खाली गांवों की गूंज, सोने घरों की दीवारें नजर आती हैं। राज्य बनने के बाद कहा गया था कि अब पलायन रुकेगा, पहाड़ में रोजगार आएगा, गांव जीवित रहेंगे, लेकिन आज 25 वर्ष बाद भी हकीकत यह है कि 1700 से ज्यादा गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं और जिन्हें घोस्ट विलेज या भूतहा गांव का नाम दिया जा रहा है। ये प्रत्यक्ष है, आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, गूगल करके आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा 300 से भी अधिक ज्यादा जो गांव हैं उनमें जो जनसंख्या है वो 50% से भी कम रह गई है। और सरकार ने 2017 में जो प्लान आयोग भी बनाया था, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? न ठोस नीति, न जमीनी परिणाम। स्कूल बंद, अस्पताल खाली, उत्तराखंड का युवा मैदानों में पलायन करने को मजबूर। आखिर 25 वर्ष बाद भी पहाड़ का बेटा अपने राज्य में रोजगार नहीं पा सकता, तो यह समय जश्न मनाने का नहीं, बल्कि इस असफलता पर आत्म मंथन करने की, चिंतन करने की और मनन करने की आवश्यकता है। देखिए, सरकार को चाहिए कि 25 वर्षों के इस आयोजन में आतिशबाजी, अंधाधुंध विज्ञापनों से हटकर यह समझे कि जब तक पलायन नहीं रुकेगा तब तक हम उत्तराखंड का पूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे, तब तक उत्तराखंड का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। इस चीज को सरकार को समझना होगा। जिस राज्य में 25 वर्षों के बाद भी प्रसूति महिलाएं इलाज के अभाव में दम तोड़ रही हैं, जिस राज्य का युवा रोजगार की तलाश में पलायन कर रहा हो, जिस राज्य की स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, कृषि नीति आदि मौलिक मूलभूत आवश्यकताएं भ्रष्टाचार की भेंट हो चुके हो, तो उस राज्य की जनता का भला क्या होगा? यह बहुत बड़ा सोचनीय विषय हम सबके सामने है। कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, और यही सब कुछ उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि जहां आप जाते हैं, चाहे वो परीक्षाओं में पेपर घोटाला हो, स्वास्थ्य विभाग अगर आप देखते हैं, डॉक्टर की जगह अस्पताल में वार्ड व हॉस्पिटल को चला रहे हैं। बिना लिए दिए शिक्षक जो है दुर्गम से सुगम में नहीं आ पा रहा है, वो चिल्ला रहा है अपने प्रमोशन के लिए, अपनी पोस्टिंग के लिए, लेकिन सुगम पोस्टिंग केवल उन्हीं को मिल रही है जिनकी पहुंच है या जिनके पास पैसा है। जिनके नाम पर राज्य बना था वही पहाड़ी आज मूल निवासी कहलाने के लिए प्रमाण ढूंढ रहा है। अफसोस की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। भू कानून के नाम पे पूरे उत्तराखंड की जनता को छला जा रहा है, उनके साथ छलावा हो रहा है। जल, जंगल, जमीन औने पौने के भाव पहाड़ी लोगों को बेच दी गई है। 25 साल बाद भी हम आज तक अपनी राजधानी तय नहीं कर पाए, अपने मूल निवास को हम नहीं समझ पाए, तो आखिर अब इस स्थिति में हम रोए भी तो किसके सामने रोएंगे? ठीक, युवा, हमारे उत्तराखंड के पास केवल एक ऑप्शन था सेना में भर्ती होने का, लेकिन सरकार की जो अग्निपथ योजना है जिसमें कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी बताए, वो युवा जाए तो कहां जाए?
इस तरह से सारे लोग दुविधा में हैं, सब बहुत व्यथित है, त्रस्त हो चुके हैं। अगर उत्तराखंड आज से 25 और 30 साल पहले अगर हम देखते हैं, जब हम यूपी में थे, मुझे अपना बचपन याद है, हमारे हरे भरे गांव होते थे, आबादी थी, भले जो है वहां पर हमारे पास साधन नहीं थे, साधनों का अभाव था, लेकिन आबादी थी। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि वहां पर न तो कोई किसी प्रकार की सुविधाएं हैं और न ही आबादी है। अंत में मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं गरिमा जी, उत्तराखंड के गांव समाप्त हो रहे हैं और सरकार मौन कुंभकर्णी नींद सो रही है। जो राज्य गांव के लिए बना था वही आज बिना गांव के चल रहा है। सरकारें बनती रही, बदलती रही, लेकिन पलायन नीति नहीं बनी। आज आवश्यकता है ईमानदार राजनीति इच्छा शक्ति की, वरना आने वाले 20 वर्षों में पहाड़ बस स्मृति और पर्यटन स्थल बनकर ही रह जाएगा। इसलिए मेरी सभी दलों से प्रार्थना है कि इस पे आत्ममंथन करने की जरूरत है, वरना ये हमारी भाषणों में ही ठीक है सर। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ में शांति प्रसाद जी भी हैं, आशुतोष शर्मा जी भी हैं, उनके साथ में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं बच जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से, आशुतोष शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहले शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो विपक्ष है वो यही उम्मीद कर रहा है कि आने वाले वक्त में भी कम से कम सत्ता पक्ष की ओर से इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन क्या कोई रोडमैप तैयार किया गया है या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं? अलग अलग जगहों पर बेरोजगारी के आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं, लेकिन आखिर धरातल पर तस्वीर कुछ और नजर क्यों आती है? सवाल बड़े तीखे सदन में चले हैं। देखिए, रजत जयंती सरकार मना रही है, 2 दिन का विशेष सत्र आहूत था, 3 दिन चला। 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन बढ़ा है, और आत्ममंथन के लिए सदन चला था कि इन 25 वर्षों में क्या खोया क्या पाया, इस पर चर्चा होनी थी। मगर हुआ क्या? ठीक इसके विपरीत। भाजपा के विधायक बोल रहे हम पानी रोक देंगे, मैदान वालों को पानी के लिए तरसना पड़ जाएगा। तो मैदानी विधायक बोल रहे हम टिहरी वालों को यहां से भगा देंगे, पहाड़ों में भेज दो विस्थापितों को। हालात इतने बुरे हो गए कि हरिद्वार से जो एक शहजाद जी बसपा के विधायक हैं, वो ये बोल रहे कि पहाड़ों से चुनाव जीतते हैं। आसन नौटियाल जी को कोट करके उन्होंने कहा कि जीतते तो पहाड़ों से हैं और मैदानों में घर बना ले, हमारी छाती पे बैठ जा। उनकी भाषा का कहने का मतलब ये था, हमने सांसद बना दिए, सब बना दिए, मगर पहाड़ प्लेन का झगड़ा कौन कर रहा? सीधा उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि इनको पहाड़ से प्यार नहीं है और बातें पहाड़ की करें। भाई, पहाड़ में रहोगे तभी तो विकास होगा। उनका कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट था कि पहाड़ की उपेक्षाएं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने की है और मैदान में आके घर बना रहे, और फिर मैदान वालों के सवालों का जवाब नहीं इनसे बना। ऐसे ही दूसरे नेताजी जो थे भाजपा के, वो ये कह रहे कि पहले शराब पीने के लिए, सुबोध भाई के शराब पीने के लिए इधर उधर जाते थे, मैंने घर घर शराब दे तो दी। अब शराब की सुविधाओं को वो विकास से जोड़ के बता रहे। ये हालात इन 25 वर्षों में रजत जयंती के समय पर सदन में सवाल खड़े हुए। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति, 27 में चुनाव है, तो विनोद चमोली जी भी बोल पड़े कि मूल निवासियों के साथ अन्याय हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये आत्ममंथन था या आपस में उलझने का सदन था? 25 सालों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पास क्या रोड मैप है विकास का और क्या उपलब्धियां हैं, बता नहीं पाए। तो उसमें क्या हुआ? पूरे सदन में 3 दिन बेइज्जती 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 और पहाड़ की उपेक्षा। हालात इतने खराब हो गए, टकराव
बताओ, मैदान से आवाज आने लगी कि अगर हमने यहाँ पर बॉर्डर सील कर दिए तो पहाड़ के ऊपर लोग भूखे मरेंगे। ऐसी भी बातें जो है सोशल मीडिया पे चल रही है। तो ये आत्ममंथन इस बात का था। कहने का मतलब है जिस राज्य का पलायन आयोग पलायन कर गया हो पौड़ी से, तो शहजाद जी ने सही तो कहा है। मगर हम शहजाद जी की इस बात से बड़ी आपत्ति है, उन्होंने टिहरी के विस्थापितों को कहा कि इन्हें पहाड़ की तरफ भेज दो। ये घोर आपत्ति है। ये टकराव उत्तराखंड की राजनीति में ठीक नहीं है। बहुत ही शर्मनाक बयान था, दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। उत्तराखंड के अंदर हर आदमी इस गुलदस्ते के अंदर उसकी जरूरत है। गुरुकुल नार्सन से लेके बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाला हर आदमी उत्तराखंडी है, पहाड़ी है। मगर ये नफरत की राजनीति अब हिंदू मुस्लिम के बाद आपस में झगड़े भी शुरू इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों गलत नीति के कारण हो गए। गरिमा जी, इन 25 वर्षों में भाजपा बता नहीं रही है कि 12.5 लाख से ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं सेवा नियोजन कार्यालय में, और यहाँ गाल बजा रहे कि हमने नौकरियां दे दी। किसको दी भाई? हाकम सिंह को। किसको नौकरी दी? पहाड़ का बुद्धिजीवी व्यक्ति पलायन कर रहा है रोजगार अन्य राज्यों में, और यहाँ पर नौकरियां हैं नहीं। अराजकता का यह हाल है कि अग्निवीर बनाकर इन्होंने गरीब बच्चों को जो सेना में जाते थे देशभक्ति के लिए, उनको भी इन्होंने जो है सेना में जाने से रोक दिया। इन 25 वर्षों में गरिमा जी चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि 1 लाख करोड़ का बजट है और 1 लाख करोड़ का ही कर्जा हम पे हो गया। विकास के नाम पे पुल गिर गए, सड़कें टूट गई, पहाड़ में स्कूल खाली हो गए, 40-40 साल के बच्चों की शादियां नहीं हो रही बिना नौकरी ना होने के कारण। जंगली जानवरों से बच्चे रोज मारे जा रहे, गांव के गांव भूतिया हो गए। इस पर चर्चा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, दोनों बताइए सदन में एक कांग्रेस का नेता कह रहा है कि अब तो राजधानी देहरादून बना दो, तो फिर ये ढोंग क्यों करते हैं? हरीश रावत जी काय को कहते हैं कि राजधानी गैरसैंण बनाओ। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जब राजधानी नहीं दे पाई, रोजगार नहीं दे पाई, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक तरफ रजत जयंती मना रहे हैं और पूरे पहाड़ों में जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कहीं मसाल जुलूस चल रहा है, कहीं धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, कहीं आमरण अनशन चल रहे हैं, और यहां गाल बजाए जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चेहरा चमकाया जा रहा है। धाकड़ धामी, सुंदर धामी। अरे काय के धामी भाई? तुम्हारे नाम पर ऐसे गीत बने हैं जिनको गीतों को सुनकर लोग बोल रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी ने हद मचा दी। बेटियां सुरक्षित नहीं है। बताइए, इन 25 वर्षों में सदन में गरिमा जी किसी एक व्यक्ति ने भी यह चर्चा नहीं करी कि उत्तराखंड में कैसे बेटियों को सुरक्षित करा जाएगा, कैसे जंगली जानवरों से निजात पाया जाएगा, कैसे विकास की योजनाओं में जो वन अधिनियम आगे आ रहा है उसके लिए हमने क्या उसका काट करी है। मगर वन आच्छादित क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने के लिए पूरी सरकार आमादा पड़ी है, पुलिस के दम पर शराब बेच रही है। इस पर तो चर्चा खूब हो रही है, मगर यह चर्चा नहीं हो पा रही है कि इन 25 वर्षों में बुनियादी सवालों पर काम नहीं हुआ है। इसीलिए उत्तराखंड का पूरा राज्य जो है अराजकता की भेंट चढ़ गया है। हर क्षेत्र में सरकारें फेल हुई हैं, नौकरी देने में फेल हुई है, स्वरोजगार देने में फेल हुई है। स्थानीय ठेकेदार बर्बाद कर दिए इन्होंने, उन बाहर के ठेकेदारों को काम देकर। मंदिरों से चंदा चोरी तक के आरोप इनकी सत्ताओं में लगे हैं, सोना चोरी तक के आरोप उन पर लगे हैं, धार्मिक स्थलों पर शराब बेचने के आरोप इनकी सरकारों पर लग रहे हैं। इस पर कोई चिंतन मंथन नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, ये 3 दिन का जो सत्र था, गरिमा जी चुनौती के साथ कह रहा हूं, यहां भाजपा कांग्रेस के नेता नहीं बता पाएंगे कि इन 3 दिनों में क्या मंथन हुआ सिवाय आरोप और प्रत्यारोप के। इसके अलावा किसी ने यह नहीं कहा कि अगले 5 साल में विकास की ये योजनाएं हैं पहाड़ से पलायन रोकने के लिए। स्कूल में टीचर तक दे नहीं पा रहे हैं। कल एक निदेशक जो था शिक्षा का, उसने पत्रकार के साथ मारपीट कर दी। भाई क्या कह रहे थे वो? यहाँ नौकरी की ही बात करने तो गए थे। तो ये बुरे हालात इस राज्य के हो चुके हैं। पर दुख की बात है कि जिस सत्ता में बैठे सत्ताधीश जब अपने चेहरे को चमकाने की बात करते हो, बुनियादी सवालों पर चर्चा नहीं करते हैं और केवल गाल बजाकर जनता की आंख में धूल झोंकते हैं, तो इन 25 वर्षों में हम सवाल करते हैं इन सरकारों से कि आप इस रजत जयंती पे अंकिता हत्याकांड की खुशी मना रहे हो, रवि बड़ौला की हत्या की खुशी मना रहे हो, उत्तराखंड में नौकरियां बेचने की खुशी मना रहे हो, उत्तराखंड के जल जंगल जमीन बेचने की खुशी मना रहे हो, उत्तराखंड को कर्ज में डुबाने की खुशी मना रहे हो। भाजपा इस पर बताने को तैयार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि भाजपा ने
2 दिन का जो ये सत्र चलाया था कि इसमें हम मंथन करेंगे, मंथन ना कर जो झगड़े इन्होंने किए हैं, ये पहाड़ मैदान का झगड़ा खड़ा करके उत्तराखंड के चुनाव को ध्रुवीकरण करने की बात कर रहे हैं। इसका यानी रजत जयंती के मौके पर भी प्रदेश की रजत जयंती के मौके पर भी प्रदेश से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं हुई, कहीं ना कहीं उसको भी एक अपने ही हित में करने का और उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते गए। ठीक है, आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ में है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आशुतोष जी क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सत्र की मुझे जाना है, मेरे को किसी दूसरी जगह पे कार्यक्रम में। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष जी का हम रुख कर लेते हैं। आशुतोष जी क्या कहना चाहेंगे सर? जी, लगभग उत्तराखंड बने 25 वर्ष हो चुके हैं। अब पलायन की सबसे बड़ी जो समस्या है वो जो है, कहते हैं 2 फैक्टर काम करते हैं, एक तो पुश फैक्टर काम करता है और एक पुल फैक्टर काम करता है। तो पुश फैक्टर के अंतर्गत जो है कोई चीज जो है नकारात्मक रूप से जो है स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करती है। यहाँ पर जो बुनियादी जरूरत है हमारी, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, या सड़क की कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य के संबंधी जो बेसिक जरूरतें होती हैं, वो सब ना होने की वजह से लोग जो है पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं। दूसरा जो है कि अगर बाहर की सीट से कोई आकर्षण वाली चीज हो तो वो पुल फैक्टर होता है। तो आकर्षण वाली बातचीत यहाँ के लिए तो नहीं है, मगर बाहरी लोगों के लिए, जो बाहर से अन्य प्रदेशों से लोग जो अपनी पूंजी जो मजबूत स्थिति में, तो यहाँ के जो अच्छे डेस्टिनेशन है उसको लोग वहाँ पर जो है आ रहे हैं, और वो उनका कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ रहा है और उनकी समृद्धि भी बढ़ रही है। लोकल जो व्यक्ति है, ना तो उसका पूंजी है, ना सरकार ने ऐसी कोई कार्य नीति बनाई। जैसे पलायन आयोग ही बन गया, तो पलायन आयोग 2017 में बना, उसके टाइम से अब तक कोई ऐसी प्रगति तो नहीं हुई है जिसमें कहना चाहिए कि इन्होंने कोई ऐसा रोड मैप बनाया हो जो रोजगार पे कार्य करे या स्वास्थ्य पे कार्य करे, या जो अपना सड़क व्यवस्था जो है, रोड की कनेक्टिविटी ना होने से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। और खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखते होंगे बाघों की समस्या या जंगली भालू समस्या, उसके कारण कितने लोग जो कैजुअल्टी हो रही है। फिर शराब जैसी जो एक महामारी समझ लीजिए जो उत्तराखंड के ऊपर पड़ी है, अभी खारासोत वाला प्रकरण भी सामने ही है। तो ये सब चीजें जो कहीं ना कहीं चल रही हैं, तो उसका मेन अगर मूल कारण देखा जाए तो जैसे रिवर्स माइग्रेशन की बात है, हमारा पलायन आयोग करता है, 2017 से बना है, तो अभी तक सफेद हाथी की तरह से एक तरह से उसका कार्य है। कोई भी ऐसी जो उनके द्वारा कोई ऐसी रोड मैप ना तैयार किया गया, ना तो कोई ऐसा डेटा संकलन करा है इन्होंने, ना कोई ऐसा जो पलायन के कारणों का अध्ययन कर पाए जिसके कारण कुछ पलायन पे ठोस कार्य नीति बनती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और अभी तक की स्थिति बद से बदतर हो रही है। आप देखिए लगभग 2018 से और अभी जब से वो चला है पलायन आयोग वाला, तो इन्हीं के सरकारी आंकड़े में लगभग 1792 के करीब गोस्ट विलेज जो है वो जो इनके आंकड़े में बताए गए उत्तराखंड में। तो ये स्थिति बनी है। ठीक है, रतोड़ी साहब आपने सब कुछ सुन लिया, क्या कहना चाहेंगे सर? हर किसी को उम्मीदें थी कि कम से कम जब रजत जयंती का आप उत्सव मना रहे थे तब तो प्रदेश की बात कर लेंगे, लेकिन उस दौरान भी पहले तो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि भाई अवधि कम है, उसके बाद भी जिस अवधि को निर्धारित किया गया उसमें भी प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो पाई आखिर? रिबा जी, विरोधी को विरोध करना है, इसका उसका तो स्वभाव भी होना चाहिए और स्वभाव है। मेरा एक मानना है कि अगर इसको साफ सुथरी बुद्धि और सोच से देखें कि मैं जब देहरादून पढ़ने अपने गांव से आता था, मैं टिहरी का रहने वाला था, तो मैं दूसरे दिन अपने घर जाता था, सुविधाएं थी, आज 4.5 घंटे में पहुंच रहा हूं। क्या ये विकास नहीं हुआ? जहां अस्पतालों की संख्या कुल मिलाकर के चुनी थी, आज वहां हमारे इतने अस्पताल, मैंने कहानी की 2832 डॉक्टरों का नियुक्ति अब तक हुई है। ये क्या उत्तराखंड के लिए 228 कुल डॉक्टर होते थे पहले जब उत्तर प्रदेश में थे, आज 2832 है। क्या ये प्रगति नहीं हुई? आज प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, विद्युत का आज गांव गांव में 80% जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे पर्वतीय क्षेत्र है, 80% सब्सिडी दी है सूर्य घर योजना में कि हमारे गांव जगमगाए। हमने हॉर्टिकल्चर में 50% बगीचों को लगाने के लिए सब्सिडी दी है। अब सवाल यह है, भौतिक एप्पल मिशन की सब्सिडी खा गए आपके मंत्री जी।
ठीक है उनको पंकज जी मैं इसके बाद आती हूँ आपके पास में, उनको बोल लेने दीजिए पहले। ये ना आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, पंकज जी प्लीज, पंकज जी उनको बोलने दीजिए कम से कम, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है जल्दी से आप कंप्लीट करिए, फिर पंकज जी के पास जाएंगे। डिस्टर्ब करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ चलिए बोलिए आप, रतूड़ी साहब आप बोलिए। पंकज जी मैं इसके बाद आती हूँ ना, तब बोलिएगा प्लीज सर। बनाओ कि मैं आपको डिस्टर्ब करता रहूं। चलिए बोलिए रतूड़ी साहब, आप बोलिए, आप बोलिए। गरीबा जी क्या करते रहते हैं ये? अरे रतूड़ी साहब आप बोलिए, मैं कह तो रही हूँ, अब आप आइए मुद्दे पर, हो गया। चलिए बोलिए। बोलता हूँ बीच में, जब सुन रहा हूँ तो सुनने की शक्ति रखो। ठीक है सर, ठीक है आप बोले। पंकज जी प्लीज आप बीच में नहीं बोलेंगे, बोलिए सर बोलिए। अरे भाई आप रात को रात कहो, लेकिन दिन को रात कहने लगोगे तो मैं मान जाऊंगा क्या? ये 10 साल सत्ता में रहने वाले ये बताए ना 10 साल में क्या हुआ? आप इस प्रदेश को 10 साल वो जो फल बोए थे तिवारी जी ने वही काट रहे हैं आज। फिर बीच में बोल रहे, अरे वो कोई नहीं काट रहे हैं आज। आप पिछले 1500 कुल आपने रोजगार दे थे, हमने 26,000 दे दिए। एक नया IT पार्क, एक नया इंडस्ट्रियल एरिया। पंकज जी प्लीज सर रुक जाइए, एक एक करके बोले, दो लोग एक साथ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, माफी चाहती हूँ प्लीज। पंकज जी आपको बार बार बताना पड़ रहा है। रतूड़ी साहब आप जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर पंकज जी को सुनेंगे। बनाया था, किसने बनाया? IIM का आपने बनाया था, किसने बनाया? रतूड़ी साहब लेकिन फिर ये समस्या खत्म क्यों नहीं हुई? रतूड़ी साहब ये समस्या खत्म क्यों नहीं हुई? खत्म क्यों नहीं हुई ये समस्या? सवाल ये है ना। पलायन क्यों नहीं रुका? पंकज जी प्लीज सर। भौतिक बात का अब ये व्यवस्था बन गई। अभी हमारे फौजी साहब कह रहे थे कि मैं सिनोला में आ गए, इनको इतनी अच्छी पेंशन मिलती, अगर ये गांव रहते तो राजा की तरह रहते। खुद पलायन कर गए, भाषण मुझे दे रहे। सवाल ये कि हमारा बुद्धिजीवी जब भौतिक बात की तरफ भागेगा, जिससे अच्छी पेंशन मिलती है, वो अपने गांव नहीं रहेगा और वो यहाँ बयान बड़े बड़े करेगा, कौन सुनेगा भाई? चलिए ठीक है, लेकिन रतूड़ी साहब किसी निजी किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात ही नहीं है, किसी के निजी मामले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट सिर्फ कैलाश जी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, ये पूरे प्रदेश में पलायन की समस्या है, स्वीकार तो आप भी करते हैं ना, तो फिर कैलाश जी को आप इंडिविजुअल कैसे कोड कर सकते हैं? कैलाश जी मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ। बात का जो है इनको सुविधाएं चाहिए, गांव में सुविधा नहीं तो गांव में क्यों नहीं सुविधा? आप तो कहते हैं ना हम मैदान से लेकर पहाड़ तक चीजें बेहतर करेंगे। ठीक है चलिए लौटेंगे आपके पास। रतूड़ी साहब लौटेंगे, अभी कांग्रेस प्रवक्ता को सुन लेते हैं, आप बोलिए। और पंकज जी प्लीज, ठीक है रतूड़ी साहब अब उनको सुनते हैं। पंकज जी प्लीज बीच में मत बोला करिए, अभी आपकी बारी, आपको जो बोलना है बोलिए। आप तो नहीं बोलने दूंगा। अरे रतूड़ी साहब प्लीज सर, आपको सुन लिया हमने, आपकी बात आ गई, मैं फिर लास्ट में आपसे रिएक्शन ले लूंगी। अभी पंकज जी को बोलने दीजिए प्लीज सर, बोलिए। ये अच्छी बात थोड़ी है, पहले आदर करो अपने से बड़ों का। एक है टोका, एक कोई कचहरी थोड़ी है। नहीं बिल्कुल सर, मैंने उनको बोल दिया। अरे रतूड़ी साहब मैंने उनको बोल दिया है, आपकी पूरी बात सुनी भी गई है और आपके पास हम फिर से लास्ट में आएंगे रिएक्शन लेने। अब थोड़ी देर के लिए सर उनको भी सुन लेते हैं प्लीज सर, मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज सर। पंकज जी अब दोबारा ये चीज मत कीजिएगा प्लीज, बोलिए पंकज जी, आप बोलिए। आरोप लगाना सरल होता है। पंकज जी बोलिए। रतूड़ी साहब आप शांत हो जाइए प्लीज सर, बोलिए पंकज जी, शुरू कीजिए। देखिए जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज के तारीख में पूर्ण बहुमत की सरकार है भाजपा के पास। पिछली सरकार भी पूर्ण बहुमत की थी और पूर्ण बहुमत की सरकार केवल इसलिए नहीं दी कि जनता को विकास चाहिए, इसलिए भी दी कि जनता को एक विश्वास था। इसको हम स्वीकार करते हैं, हमें विपक्ष में भेजा, हम विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए आवाज उठा रहे हैं। विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, प्रत्येक बुराई की तरह कहना, अच्छाई को अच्छाई की तरह कहना। अभी जो सबसे बड़ी बात जो कृषि की बात थी, अभी मैंने क्यों बीच में टोका रतूड़ी साहब को, क्यों बीच में टोका कि रतूड़ी साहब को बीच में इसलिए टोका, रतूड़ी साहब उद्यान की बात कर रहे थे, कृषि की बात कर रहे थे। अभी 10 दिन पहले एप्पल मिशन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, एप्पल मिशन की सब्सिडी क्या हॉर्टिकल्चर विभाग, वो हॉर्टिकल्चर विभाग जिसके मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति पर जांच चल रही है, मुकदमा चल रहा है, वो
वो व्यक्ति वही है अब जो रतूड़ी सैन्य साहब, का- रतूड़ी सैन्य- साहब आप भी वही सैन्य करेंगे। धाम मैं पर- आप वरिष्ठ हैं, मुझसे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं। रतूड़ी साहब प्लीज प्लीज सर, आप बहुत वरिष्ठ हैं, प्लीज आप इस चीज का सम्मान करिए। कृषि मंत्री खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उद्यान मंत्री जिनके पास हो उद्यान विभाग वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो, सैन्य कल्याण मंत्री वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो। अरे कोर्ट तो सब गए हुए ना, सब गए हुए अभी भ्रष्टाचार आएगा, में है उसका तो फिर परिणाम आएगा। पंकज जी चुनावों में जनता आप पर विश्वास क्यों नहीं करती है? आप जितना आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं उतना ही मौका आपको भी तो मिला था प्रदेश की समस्याओं को खत्म करने का। जो सवाल बीजेपी के लिए है वही कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, कुछ नया नहीं है। तो कांग्रेस ने जो पेड़ लगाया था आज उसी के फल भाजपा तोड़ के खा रही है। एक नया इंडस्ट्रियल एरिया बता दीजिए इन्होंने बनाया। क्या बात है सर, चलिए ठीक है, आपकी बात हो गई। एक नया इंडस्ट्रियल एरिया पूछ रहा हूं मैं। ठीक है कैलाश जी को सुनेंगे। ठीक है आईआईटी खोली हो बता दीजिए। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं सर? हर साल जो नेचुरल डेवलपमेंट है वो हो रहा है। पंकज जी हो गया। आईटीआई थी वो बंद होने का काम। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कैलाश जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से उसके बाद फिर वापस। रतूड़ी साहब रुक जाइए प्लीज एक बात सुन लीजिए। हाँ, आपने जो बातें की थी मैं उसको मुझे जवाब देने का तो मौका दीजिए। हाँ बिल्कुल बोलिए सर। करता हूँ, आप बड़े भाई मेरे पिता तुल्य। आपकी 2-3 बातें मैंने सुनी कि आपने बहुत सारे 2000 समथिंग डॉक्टर्स जो है अभी वो करे हुए हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ पिलखी का, जहां अभी हाल ही में प्रसूति महिला ने बिना इलाज के कारण एम्बुलेंस के अभाव में, डॉक्टर्स के अभाव में अपनी जान दे दी। क्या यही है हमारी जो भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार की उन्नति? इसके अलावा कुछ दिनों पहले की बात मैं बताना, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिनों पहले की बात बताना चाहता हूँ। एक सर्विंग सोल्जर जो जेएनके में पोस्टेड था, उसका बच्चा इलाज के अभाव में जगह जगह वो घूमते रहे, लेकिन इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। क्या यही है हमारी उन्नति? यही हमारे 25 वर्षों की रजत जयंती? इसके अलावा आपने बोला कि रात को रात और दिन को दिन। देखिए रतूड़ी जी, अगर दिन में ग्रहण लगा हो तो उसको रात बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण लगने से अंधेरा ही होता है। और इस सरकार ने उत्तराखंड की जो हमारी देवभूमि है उस पे ग्रहण लगा दिया है। इसलिए आम जनमानस दुखी होकर के इस तरह से जो है आपका विरोध कर रहा है। आपने कितने लोगों को अभी तक रोजगार दिया है? क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपने रोजगार दिया होता, अगर ढंग से सही तरीके से परीक्षाएं कराई होती, तो 8 दिन तक जो है उत्तराखंड का युवा रोड पर नहीं बैठता और पेपर लीक के मामले में धरना नहीं देता, और मुख्यमंत्री को आकर के घुटनों के बल वहां पर बच्चों के बीच में नहीं आना पड़ता। यह उदाहरण है आपकी कुनीतियों का, यह उदाहरण है आपकी जो करनी और कथनी का, कि आप करते क्या और होता क्या है। ठीक है सर, वक्त कम है सर। कैलाशी वक्त कम है, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। आशुतोष जी क्या देखिए, जो कांग्रेस ने किया वही तो रतूड़ी साहब करते रहे, वही बीजेपी करती रही, फिर क्या डिफरेंस? मौका सबको मिला था। आशुतोष जी जल्दी से। इस सदन से लेकर के और आपके KTV में जो भी चर्चाएं चल रही हैं, तो एक दूसरे पे आरोप लगाने के अलावा कोई बातें नहीं हो पाती हैं। दूसरी चीज जो है, सबसे बड़ी बात है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पे दोनों पार्टियां कोई भी हैं उनको फोकस करना चाहिए कि भाई ये रिवर्स पलायन की, आप माइग्रेशन की बात कर रहे हैं तो कैसे रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है, या जो आप बोल रहे हैं होम स्टे वगैरह की सुविधाएं, ये सारी चीजें जो खोलने, मगर प्रॉपर तरीके से इस पे कार्यनीति आपको बनानी चाहिए, तो वो तो आप बना नहीं पा रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग जो है विगत कुछ समय में उत्तराखंड से पलायन कर गए हैं, और ये किसी सुविधा के कारण नहीं गए हैं। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन जल्दी से रतूड़ी साहब का ले लेते हैं सर, वक्त कम है। रतूड़ी साहब जल्दी से एक लास्ट रिएक्शन। देखिए अभी सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बिल्कुल ठीक कहा आशुतोष जी ने। देखो गरीबात कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं, ये सब उत्तराखंडी है, इनकी सबकी पीड़ा भी है। ये मेरी भी पीड़ा होती है कि मैं भी चाहता हूँ, मैं राज्य आंदोलनकारी भी हूँ कि उत्तराखंड का बहुत तेजी से भला हो, लेकिन जितना तेजी से निश्चित तौर पर अभी मेरे फौजी साहब कह रहे थे, कर्नल साहब, कि वो घुटनों के बल, अगर बताओ लोकतंत्र में जनता के बीच जाना और उनकी समस्याओं को सुनना, ये घुटनों के बल होता है कि ये उनका संवेदनशीलता होती है। हमारे मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील। दूसरा सुनिए आपने अगर गांव में सुविधाएं दी होती तो हम यहाँ नहीं बैठते, हम भी गांव में रहते, लेकिन गांव में पानी पीने की सुविधाएं नहीं है। गांव में आपने मूलभूत जो सुविधाएं। चलिए ठीक है कैलाश जी, जल्दी से एक लाइन में खत्म कीजिए। रतूड़ी साहब जल्दी से खत्म कीजिए प्लीज। नहीं है
आप गब्बर सिंह जी की बात कर रहे थे, गए कभी चंबा गए, जो कितना बड़ा मेला होता है गब्बर सिंह जी का, कभी गए वहां? उत्तराखंड में गब्बर सिंह जी विक्टोरिया क्रॉस अवार्डी है, कितना बड़ा मेला लगता है चंबा में। उनके कितना बड़ा। चलिए ठीक है देखिए हम उम्मीद यही करते हैं कि सत्ता पक्ष में जो भी है वो प्रदेश की सरकार प्रदेश के लोगों के लिए काम करेगी, बेरोजगारी को खत्म करेगी, पलायन को दूर करेगी, ताकि प्रदेश जिस नियति के साथ में गठन किया गया था वो कम से कम पूरी मंशा हो सके, प्रदेश को बेहतर सुविधाएं मिल सके। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी के चलते हमें चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़।